द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड, हिंदी में। अध्याय 11। जब मैंने अगली दोपहर मार्बी ग्रेंज पहुंचकर घंटी बजाई तो मेरा दिल थोड़ा घबराया हुआ सा था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि पॉयरो वहां से क्या जानने की उम्मीद लगाए बैठा था और उसने ये काम मुझे क्यों सौंपा था। क्या इसलिए कि जैसे मेजर ब्लंट से पूछताछ के सिलसिले में हुआ था, पॉयरो पर्दे के पीछे ही रहना चाहता था। मेजर ब्लंट के मामले में तो ये बात फिर भी समझ आती थी, लेकिन यहां मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। एक चुस्त सी नौकरानी के आने पर मेरी विचारधारा भंग हुई। मिसेस फॉलियट घर पर ही थीं। मुझे एक बड़ी सी बैठक में ले जाकर बैठा दिया गया और मैं घर की मालकिन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उत्सुकता से इधर उधर देखने लगा। ये एक बड़ा सा खाली खाली सा कमरा था। चीनी मिट्टी का कुछ अच्छा सजावटी सामान था, कुछ सुंदर चित्र थे, मेजपोश और पर्दे मामूली थे। हर लिहाज से ये एक औरत का कमरा था। मैं दीवार पर लगे बार्टोलोत्सी के चित्र को देख रहा था जब मिसेस फॉलियट कमरे में आई। मैं घूमा। वे लंबे कद की बेतरतीब बालों वाली महिला थीं। उनकी मुस्कान बहुत मोहक थी। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, डॉक्टर शेपर्ड। जी, यही मेरा नाम है, मैंने कहा। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं इस तरह बिना बुलाए आपके यहां आया हूं। दरअसल मुझे आपके यहां पहले काम करने वाली एक नौकरानी के बारे में जानकारी चाहिए थी, उर्सुला बॉन्ड के बारे में। ये नाम सुनते ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसके रंग ढंग से सारी गर्मजोशी भी जैसे जमकर बर्फ हो गई। वो कुछ बेचैन और परेशान सी नजर आने लगी। उर्सुला बॉन्ड, उसने कुछ हिचकते हुए पूछा। जी, मैंने कहा, शायद आपको ये नाम याद नहीं रहा है। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे ख्याल से उसे आपका काम छोड़े साल भर से कुछ ज्यादा हुआ होगा। जी हाँ, और जब वो आपके यहाँ थी तो आप उसके काम से संतुष्ट थीं? उसने आपके यहाँ कितने दिन काम किया था? ठीक तो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद 1-2 साल किया होगा। वो काम में काफी अच्छी थी। मुझे यकीन है आपको वो संतोषजनक लगेगी। मुझे पता नहीं था कि वो फर्नली छोड़ रही है। मुझे रत्ती भर भी इसका ख्याल नहीं था। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? उसके बारे में कुछ क्या? जैसे वो कहाँ की रहने वाली है, उसके घर में कौन कौन है, कुछ इस तरह की बातें। मिसेस फॉलियट का चेहरा और भी सख्त हो गया। मुझे कुछ नहीं मालूम। आपके यहां आने से पहले वो किसके यहां काम करती थी? मुझे याद नहीं है। अब उनकी घबराहट के पीछे नाराजगी की चिंगारी साफ नजर आ रही थी। उसने अपने सिर को इस तरह से झटका जो न जाने क्यों मुझे बड़ा ही पहचाना सा लगा। क्या ये सब सवाल पूछने सचमुच जरूरी हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने आश्चर्य से और थोड़ा माफी मांगने वाले अंदाज में कहा। मुझे नहीं मालूम था कि आपको इनका जवाब देना इतना बुरा लगेगा। माफ कीजिएगा। उसका गुस्सा गायब हो गया और वो फिर कुछ चकराई हुई सी दिखने लगी। देखिए, मुझे इन बातों का जवाब देने में कोई एतराज नहीं है। भला एतराज होगा भी क्यों? बस मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए मैंने कहा। डॉक्टर होने का एक फायदा ये होता है कि आप आराम से बता सकते हैं कि लोग आपसे कब झूठ बोल रहे हैं। मुझे मिसेस फॉलियट के व्यवहार से ये जान लेना चाहिए था कि उन्हें मेरे सवालों के जवाब देने में ऐतराज था और काफी ऐतराज था। वे बुरी तरह बेचैन और परेशान थीं। उनके बारे में मेरा अंदाजा ये था कि वो एक ऐसी औरत थी जो किसी भी तरह के झूठ और फरेब से परे थी और इसीलिए जब कोई ऐसी नौबत आती तो वे बेचैनी महसूस करती थी। कोई बच्चा भी उनकी असलियत जान लेता। लेकिन यह भी साफ था कि उनका मुझे आगे कुछ भी बताने का कोई इरादा नहीं था। उर्सुला बॉन्ड के इर्द गिर्द जो भी रहस्य लिपटा हुआ था वो मुझे मिसेस फॉलियट के जरिए तो पता नहीं चलने वाला था। हार कर मैंने एक बार फिर उनके आराम में खलल डालने के लिए माफी मांगी और चला आया। कुछ मरीजों को उनके घरों पर देखता हुआ मैं करीब 6 बजे घर पहुंचा। कैरोलिन चाय के इस्तेमाल किए हुए बर्तनों के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर दबे हुए उल्लास का एक ऐसा भाव था जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। उसके मामले में यह जानकारी देने या जानकारी लेने की पक्की निशानी है।
मैं यही सोचने लगा कि इन दोनों में से कौन सी बात होगी। जैसे ही मैं अपनी पसंदीदा आराम कुर्सी पर बैठा, कैरोलिन ने चहक कर कहा, मेरी दोपहर बड़ी दिलचस्प रही है। अच्छा, मैंने उदासीनता से कहा। क्या मिस गैनेट चाय पर आई थी? मिस गैनेट हमारी खबरचियों की प्रमुख हैं। फिर से अंदाजा लगाओ, कैरोलिन ने बड़े इत्मीनान से कहा। मैंने कई अटकलें लगाई, कैरोलिन के खबरची दस्ते के हर एक सदस्य का नाम लेते हुए। मेरी बहन ने हर बार विजयी भाव से सिर हिलाते हुए मेरे अनुमान को गलत बता दिया। अंत में उसने वो जानकारी खुद ही दी। मिस्टर पॉयरो, अब बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरे दिमाग में बहुत से ख्याल आए, लेकिन मैंने कैरोलिन को उनके बारे में न बताने की सावधानी बरती। वो क्यों आया था? मैंने पूछा। मुझसे मिलने, और क्यों? वो बोला कि मेरे भाई को इतनी अच्छी तरह जानने के बाद उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे मेरे भाई की प्यारी सी बहन से भी परिचित होने का मौका दिया जाएगा। उसने किस बारे में बात की तुमसे? उसने मुझे अपने और अपने केसों के बारे में बहुत कुछ बताया। तुमको मॉरिटानिया के उस राजकुमार का नाम तो मालूम है ना, जिसने अभी अभी एक नाचने वाली से शादी की है? हाँ, तो मैंने अभी उस दिन अखबार में उसके बारे में एक खबर पढ़ी कि वो असल में रूसी राजकुमारी है, एक जार की बेटी जो क्रांति होने के बाद भागकर यहां चली आई थी। खैर, लगता है मिस्टर पॉयरो ने हत्या के मामले का एक बौखला देने वाला रहस्य सुलझा दिया। प्रिंस पॉल तो उनको धन्यवाद देते हुए थक नहीं रहे थे। क्या उन्होंने मिस्टर पॉयरो को मुर्गी के अंडे के साइज के पन्ने से जड़ा हुआ टाइपिन नहीं दिया? मैंने व्यंग्य से पूछा। उन्होंने तो इसका कोई जिक्र नहीं किया। क्यों? कुछ नहीं, मैंने कहा। मेरा ख्याल था कि ये राजा महाराज ऐसे ही किया करते हैं। जासूसी कहानियों में तो यही पढ़ने को मिलता है। सुपर जासूस के कमरे में राजसी आसामियों द्वारा भेंट में दिए गए मानेक, मोती और पन्ने सजे रहते हैं। किसी अंदर के आदमी से इन बातों के बारे में सुनना बड़ा दिलचस्प लगता है, मेरी बहन ने इत्मीनान के साथ कहा। वो तो लगेगा ही कैरोलिन को। मैं हरक्यूल पॉयरो की सूझबूझ का कायल हुए बिना नहीं रह सका, जिसने अचूक ढंग से वही एक मामला चुना था जो एक छोटे से गांव में रहने वाली बुजुर्ग सी महिला को सबसे ज्यादा दिलचस्प लग सकता था। क्या उसने तुम्हें बताया कि वो नाचने वाली सचमुच राजकुमारी थी? मैंने उससे पूछा। उसे बताने की छूट नहीं थी, कैरोलिन ने शेखी मारते हुए कहा। मैंने हैरत से सोचा कि पॉयरो ने कैरोलिन से बात करते समय सच को कितना खींचा होगा। शायद बिल्कुल नहीं, उसने अपने संकेत अपनी भवों और कंधों की हरकतों से जाहिर किए होंगे। मैंने टिप्पणी की, और इस सब के बाद मेरा ख्याल है तुम उसके हाथों से चुग्गा लेने को तैयार हो गई होंगी। फूहड़ मत बनो जेम्स, पता नहीं तुम इस तरह की बातें कहां से सीख कर आते हो। शायद बाहरी दुनिया के अपने एकमात्र संबंध अपने मरीजों से। बदकिस्मती से मेरी डॉक्टरी राजकुमारों और दिलचस्प रूसी प्रवासियों में नहीं चलती। कैरोलिन ने अपना चश्मा ऊपर को चढ़ाया और मेरी तरफ देखा। तुम बहुत चिड़चिड़े लग रहे हो जेम्स। जरूर तुम्हारे लिवर में फिर से गड़बड़ हुई होगी। मेरे ख्याल से रात को एक नीली गोली ले लो। मैंने चिड़चिड़ी आवाज में कहा। भाड़ में गया मेरा जिगर। क्या तुमने हत्या के बारे में भी कुछ बात की? हाँ हाँ बिल्कुल जेम्स, इसके अलावा और बात करने को था ही क्या। मैंने कई बातों के बारे में मिस्टर पॉयरो को सही दिशा भी दिखाई। उन्होंने मेरा बहुत आभार माना। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर पैदाइशी जासूस के गुण हैं और एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। कैरोलिन बिल्कुल उस बिल्ली की तरह दिख रही थी जिसने जी भरकर मलाई खाई हो। वो बड़े ही संतोष से घुर्र घुर्र कर रही थी। उसने दिमाग और उसकी ताकत के बारे में भी बहुत सी बातें की। उसने कहा कि उसका दिमाग अव्वल दर्जे का है। वो तो ऐसा कहेगा ही, मैंने कड़वाहट के साथ कहा। विनम्रता का तो उसने नाम भी नहीं सुना है। क्या तुम अमरीकियों की तरह बात क्यों करते हो जेम्स? पॉयरो के ख्याल में रॉल्फ को खोजना बहुत जरूरी था। उसे सामने आकर अपनी बात कहनी चाहिए। पॉयरो के मुताबिक रॉल्फ के इस तरह गायब हो जाने से तहकीकात पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। और इस बात पर तुमने क्या कहा? मैं उसके साथ सहमत हूं, और मैंने पॉयरो को यह भी बताया कि लोग अभी से कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। कैरोलिन,
क्या तुमने पॉयरो को वो सब भी बता दिया जो उस दिन तुमने जंगल में सुना था? हाँ बिल्कुल, कैरोलिन ने इत्मीनान से कहा। मैं उठकर खड़ा हो गया और कमरे में चहलकदमी करने लगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? तुम रॉल्फ पैटन के गले में फांसी का फंदा डालने की तैयारी कर रही हो। बिल्कुल नहीं, कैरोलिन ने बिना घबराए कहा। मुझे तो यह हैरत हुई कि अब तक तुमने उसे यह बात क्यों नहीं बताई थी। मैंने इस बात का खास ख्याल रखा था कि मैं उसे यह ना बताऊं। मुझे वो लड़का पसंद है, मैंने तीखे स्वर में कहा। मुझे भी है, इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि तुम बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। मुझे नहीं विश्वास कि रॉल्फ ने हत्या की है और इसीलिए सच से उसे कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, और हम मिस्टर पॉयरो की जो भी मदद कर सके हमें करनी चाहिए। जरा ये सोचो, बहुत संभव है कि रॉल्फ उसी लड़की के साथ हत्या वाली रात भी बाहर था, और अगर ऐसा है तो उसके पास पक्का सबूत है कि उसने हत्या नहीं की, वो कहीं और था। अगर उसके पास पक्का सबूत है कि वो उस समय कहीं और था तो वो सामने आकर बताता क्यों नहीं? हो सकता है इससे लड़की मुसीबत में पड़ जाए, कैरोलिन ने समझदारी के भाव से कहा। लेकिन अगर पॉयरो उस लड़की को खोजकर उससे कहे कि यह उसका फर्ज है तो वो खुद सामने आकर रॉल्फ की तरफ से मामला साफ कर देगी। लगता है तुमने मन ही मन एक रोमांटिक किस्सा गढ़ लिया है, मैंने कहा। तुम जरूरत से ज्यादा ये 2 कौड़ी के नॉवल पढ़ती रहती हो। मैं हमेशा तुमसे यही कहता हूं। क्या पॉयरो ने तुमसे और भी कुछ पूछा था? सिर्फ उन मरीजों के बारे में जो उस सुबह तुम्हारे पास आए थे। मरीज? मुझे यकीन नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारे दवाखाने पर आए मरीजों के बारे में। कितने थे और कौन कौन थे? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने ये बात उसे बताई, मतलब तुम्हें पता था? बिल्कुल पता था, मेरी बहन ने विजयी अंदाज में कहा। मुझे इस खिड़की से तुम्हारे क्लिनिक को जाने वाला रास्ता साफ नजर आता है और मेरी याददाश्त तुमसे तो अच्छी ही है। हाँ, ये तो मुझे यकीन है, मैं बुदबुदाया। मेरी बहन ने उंगलियों पर गिनती करते हुए अपनी बात जारी रखी। एक वो बुढ़िया मिसेस बेनेट थी, और खेत का वो लड़का जिसकी उंगली खराब है। डॉक्टर ली ग्राइस थी, अपनी उंगली से सुई निकलवाने के लिए। जहाज का वो अमरीकी स्टोर मैनेजर, और हाँ, जॉर्ज एवांस जिसके पेट में फोड़ा है। और अंत में, इतना कहकर वो बड़े अर्थपूर्ण ढंग से रुक गई। और अंत में क्या? मैंने चिढ़े हुए स्वर में पूछा। उसने बड़े ही नाटकीय स्वर में कहा, मिस रसेल। उसने कुर्सी पर पीछे को टेक लगा ली और टोह लेने के भाव से मुझे देखा। जब कैरोलिन इस तरह किसी को देखती है तो वो इसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। मैंने बहस से बचते हुए कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस टोन में बात करने से तुम्हारा क्या मतलब है। क्या मिस रसेल अपने घुटने के दर्द के बारे में मुझसे राय लेने नहीं आ सकती? घुटनों का दर्द? बकवास। उसके घुटने में उतना ही दर्द था जितना तुम्हारे या मेरे है। वो किसी और मतलब से आई थी। किस मतलब से? मैंने पूछा। कैरोलिन को मानना पड़ा कि उसे वजह नहीं मालूम थी। लेकिन यह बात अच्छी तरह समझ लो जेम्स कि पॉयरो इसी बात का पता लगाना चाहता था। उस औरत के साथ कुछ घपला तो जरूर है और पॉयरो ये बात जानता है। ठीक यही बात मुझसे मिसेस एक्रॉयड ने भी कल कही थी। मैंने कहा कि मिस रसेल के साथ कुछ घपला तो जरूर है। ओह, मिसेस एक्रॉयड, एक घपला तो वो खुद है, कैरोलिन ने गंभीर स्वर में कहा। फिर उसने अपना सामान समेटा और ऊपर चली गई ताकि रात के खाने के लिए तैयार होकर आ सके। मैं वहीं आग को एकटक देखता हुआ कैरोलिन की बातों के बारे में सोचता रहा। क्या पॉयरो सचमुच मिस रसेल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आया था, या फिर यह सिर्फ कैरोलिन का पेचीदा दिमाग था जो हर चीज को अपने ही चश्मे से देखता था? उस सुबह मिस रसेल के हाव भाव में बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था जो संदेह पैदा करता। फिर मुझे नशीली दवाइयां खाने के बारे में उसका बार बार बात करना याद आया, और वहां से उसने बातचीत को जहर की किस्मों और जहर के असर की तरफ मोड़ दिया था, यह भी याद आया। लेकिन यह बात महत्वपूर्ण नहीं हो सकती थी। एक्रॉयड को जहर थोड़े ही दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ तो अजीब था। तभी मुझे कैरोलिन की आवाज सीढ़ियों के ऊपर से पुकारती हुई सुनाई दी। वो तीखे स्वर में बोली, जेम्स, तुम्हें खाने के लिए देर हो जाएगी।
मैंने आतिशदान में जल रही आग पर कुछ कोयले डाले और चुपचाप ऊपर चला गया। हर कीमत पर घर में शांति जरूरी थी। अध्याय 12। अदालत की तहकीकात की कार्रवाई सोमवार को हुई। मैं सारी कार्रवाई का ब्यौरा नहीं देना चाहता, ऐसा करना उन्हीं बातों को बार बार दोहराने जैसा होगा। पुलिस के साथ इंतजाम करके बहुत कम बातों को बाहर आने दिया गया। मैंने एक्रॉयड की मौत के कारण और उसके संभावित समय के बारे में गवाही दी। रॉल्फ पैटन की अनुपस्थिति पर जांच अधिकारी ने टिप्पणी तो की, लेकिन ज्यादा जोर नहीं दिया। बाद में पॉयरो और मैंने इंस्पेक्टर रेगलान से कुछ बातें की। इंस्पेक्टर काफी गंभीर था। उसने कहा, मामला काफी टेढ़ा लग रहा है मिस्टर पॉयरो। मैं हर चीज को ठीक ढंग से जांचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसी जगह का रहने वाला हूं और मैंने कैप्टन पैटन को क्रैनचेस्टर में कई बार देखा है। मेरा मन नहीं चाहता कि वो दोषी निकले, लेकिन जिस तरफ से भी देखें मामला खराब ही नजर आ रहा है। अगर वो निर्दोष है तो सामने क्यों नहीं आता? हमारे पास उसके खिलाफ सबूत तो हैं, लेकिन यह भी संभव है कि इन सबूतों की सफाई देकर उन्हें परे किया जा सके। फिर वो अपनी सफाई देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहा? इंस्पेक्टर के इन शब्दों के पीछे और बहुत कुछ था जो मुझे उस समय मालूम नहीं था। रॉल्फ का हुलिया इंग्लैंड के हर रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर तार से भेज दिया गया था। पुलिस हर जगह चौकन्ना होकर उसे ढूंढ रही थी। कस्बे में उसका डेरा और जिन जिन मकानों पर जाने की उसकी आदत थी, सब पर निगरानी रखी जा रही थी। इस तरह के घेरे के होते हुए यह असंभव जैसा ही लग रहा था कि वो उनकी नजरों से बच पाएगा। उसके पास कोई सामान नहीं था और जहां तक हमें मालूम था उसके पास कोई पैसे भी नहीं थे। इंस्पेक्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने उस रात उसे रेलवे स्टेशन पर देखा हो, और यहाँ के अधिकतर लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मुझे लग रहा था कि किसी ने तो उसे देखा होगा। लिवरपूल से भी कोई खबर नहीं आई है। आपको लगता है वो लिवरपूल गया है? पॉयरो ने पूछा। जी, अटकलें तो लगा ही सकते हैं। रेलवे स्टेशन से आया वो फोन लिवरपूल एक्सप्रेस के छूटने से महज 3 मिनट पहले आया था। उसका भी तो कोई मतलब होना चाहिए। अगर वो जानबूझकर आपको भटकाने के लिए नहीं था तो हो सकता है टेलीफोन के उस संदेश का वही मकसद हो, आपको अपने उद्देश्य से भटकाना। हां, ऐसा भी हो सकता है, इंस्पेक्टर ने उत्साह से कहा। क्या आपको सचमुच ये लगता है कि उस टेलीफोन का यही मकसद रहा होगा? पॉयरो ने गंभीरता से कहा, मेरे दोस्त, मैं पक्की तरह कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहूंगा कि जब उस टेलीफोन की गुत्थी सुलझ जाएगी तो उसके साथ ही हत्या की भी सुलझ जाएगी। आपने पहले भी कुछ ऐसी ही बात कही थी, मुझे याद है, मैंने उसकी तरफ उत्सुकता से देखते हुए कहा। पॉयरो ने रजामंदी में सिर हिलाया। लेकिन मुझे तो इसमें कोई तुक नजर नहीं आ रही, मैंने कहा। इंस्पेक्टर ने बीच में ही अपना ऐतराज जताया। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे यह जरूर लगता है कि मिस्टर पॉयरो उसके बारे में कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। हमारे पास उससे बेहतर सुराग हैं। मिसाल के लिए कटार पर वो उंगलियों के निशान। पॉयरो का हाव भाव अचानक एकदम विदेशियों जैसा हो गया, जैसा कि हमेशा ऐसे समय पर होता था जब वो किसी चीज के बारे में उत्तेजित हो जाता था। उसने कहा, माननीय इंस्पेक्टर महोदय, ध्यान रखिए कहीं आप अंधी वो क्या कहते हैं उसे, वो सड़क जिसका कोई अंत नहीं होता। इंस्पेक्टर रेगलान तो उसे बस घूरता रहा, लेकिन मैंने जल्दी से उसका मतलब भांप लिया। मैंने कहा, आपका मतलब अंधी गली से है? हाँ, वही अंधी गली जो कहीं नहीं ले जाती। यही उंगलियों के उन निशानों के साथ हो सकता है। संभव है वे आपको कहीं ना ले जाएं। मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, इंस्पेक्टर ने कहा। आपका ख्याल है कि वे झूठे या नकली हो सकते हैं? मैंने ऐसा किए जाने की बात सुनी है, लेकिन मेरे अनुभव में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी चाहे नकली हो या असली, कहीं ना कहीं तो ले ही जाएंगे। पॉयरो ने बाहें फैलाते हुए बस अपने कंधे उचका दिए। फिर इंस्पेक्टर ने हमें उंगलियों के निशानों के कई बड़े किए गए फोटोग्राफ दिखाए और उनकी तकनीकी बारीकियों के बारे में हमें बताने लगा, छल्लों और घेरों और चक्रों के बारे में।
पॉयरो के उदासीन भाव को देखकर उसने खींचते हुए कहा, अब आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि वे निशान उसके हैं जो उस रात उस घर में था। हाँ, ये बात तो ठीक है, पॉयरो ने कहा। इसीलिए मैंने घर के सभी लोगों की उंगलियों के निशान ले लिए हैं, हर एक के। ध्यान रखिएगा, बूढ़ी मिसेस एक्रॉयड से लेकर नौकरानी तक। मेरे ख्याल में मिसेस एक्रॉयड अगर खुद को बूढ़ी कहा जाता हुआ सुन लेती तो उस आदमी की जान ही ले लेती। इंस्पेक्टर ने थोड़ा तुनकते हुए कहा, हर एक के ले लिए हैं? मैंने रूखेपन से कहा, जी हां, मेरे भी, लेकिन इनमें से किसी के निशान नहीं मिलते। इससे हमारे पास बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं, रॉल्फ पैटन और वो रहस्यमय अजनबी जिसके बारे में डॉक्टर शेपर्ड ने हमें बताया था। जब ये दोनों हमारे हाथ आएंगे, पॉयरो ने बीच में ही टोका, तब तक बहुत सा कीमती समय नष्ट हो चुका होगा। आप कहते हैं कि आपने घर के सभी लोगों की उंगलियों के निशान ले लिए हैं। क्या ये एकदम सच है मिस्टर इंस्पेक्टर? जी हां, बिल्कुल सही है। आपने किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया है? जी नहीं, किसी को भी नहीं। जिंदा या मुर्दा किसी को भी नहीं? एक पल के लिए इंस्पेक्टर भौचक्का नजर आया। फिर उसने धीरे धीरे कुछ सोचते हुए कहा, आपका मतलब है? मैं ये कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब कि कटार की मूठ पर जो उंगलियों के निशान हैं वे खुद मिस्टर एक्रॉयड के हैं। इसकी तस्दीक करना बहुत आसान है, उनका शरीर अब भी मौजूद है, पॉयरो ने बड़े ही इत्मीनान से कहा। लेकिन क्यों? इसका मतलब क्या है? आप आत्महत्या की बात तो नहीं ही कर रहे हैं, है ना मिस्टर पॉयरो? जी नहीं, मेरी धारणा यह है कि हत्यारे ने दस्ताने पहने हुए थे या उंगलियों पर कोई और चीज लपेटी हुई थी। वार करने के बाद उसने मारे गए आदमी का हाथ उठाकर उसे कटार की मूठ पर कस दिया। लेकिन क्यों? पॉयरो ने अपने कंधे फिर से उचकाए, एक उलझे हुए मामले को और ज्यादा उलझाने के लिए। खैर, मैं इस बात पर सोचता हूं, लेकिन यह ख्याल आपको आया कैसे? जब आपने मुझे कटार दिखाई थी और उंगलियों के निशानों की तरफ ध्यान दिलाया था। मैं निशानों की बारीकियों के बारे में नहीं जानता, जिसे आप छल्ले और घेरे और चक्र कहते हैं, लेकिन मुझे यह जरूर सूझा था कि उंगलियों के निशानों की जो जगह थी वो कुछ अजीब सी थी। मैं ऐसे कटार को नहीं पकड़ता वार करने के लिए। कुदरती तौर पर दाएं हाथ को कंधे के ऊपर पीछे की तरफ लाने पर उसे सही जगह रखना मुश्किल होता। इंस्पेक्टर रेगलान उस नाटे कद के आदमी को घूरता रह गया। पॉयरो ने बेपरवाही से अपने कोट की आस्तीन से धूल का एक कण झाड़ा। खैर, ये एक सोचने वाली बात तो है, लेकिन अगर इसका कोई नतीजा ना निकले तो आप निराश मत होइएगा, इंस्पेक्टर ने कहा। उसने कोशिश की कि उसका लहजा नरम और दोस्ताना रहे। फिर वो वहां से चला गया। पॉयरो उसे जाते हुए देखता रहा और फिर चमकती आंखों के साथ मेरी तरफ मुड़ा। फिर उसने कहा, अगली बार मुझे थोड़ा और होशियार रहना होगा, और अब जब हम अपने भरोसे पर छूट गए हैं तो क्या ख्याल है दोस्त, परिवार के लोगों की एक छोटी सी मीटिंग हो जाए? ये छोटी सी मीटिंग, जैसा कि पॉयरो ने उसे कहा था, आधे घंटे बाद आयोजित हुई। हम फर्नली में खाने के कमरे में रखी मेज के गिर्द इकट्ठा हुए। पॉयरो मेज के एक सिरे पर बोर्ड के चेयरमैन की तरह बैठा। नौकर वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए हम कुल मिलाकर 6 लोग थे। मिसेस एक्रॉयड, फ्लोरा, मेजर ब्लंट, रेमंड, पॉयरो और मैं। जब सब इकट्ठे हो गए तो पॉयरो उठा और उसने हल्का सा झुककर सबका अभिवादन किया। फिर उसने बोलना शुरू किया, मैंने आप सबको यहां एक खास उद्देश्य से बुलाया है। सबसे पहले तो मैं फ्लोरा मैम से एक अनुरोध करना चाहता हूं। देखिए मैम, आप कैप्टन रॉल्फ की मंगेतर हैं। अगर कोई उसका राजदार है तो वो आप हैं। मैं तहे दिल से आपसे विनती करता हूं कि अगर आप जानती हो कि वे कहाँ हैं तो उन्हें सामने आने के लिए राजी कीजिए। उनकी स्थिति हर रोज और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अगर वे फौरन सामने आ गए होते तो चाहे तथ्य उनके कितने भी खिलाफ होते, उनकी सफाई दी जा सकती थी। लेकिन ये खामोशी, ये भागना, इस सब का क्या मतलब हो सकता है? निश्चय ही एक बात, दोषी होने की जानकारी। इसलिए मैम, सचमुच आपको उनके निर्दोष होने पर पूरा विश्वास है
तो उन्हें इस बात के लिए राजी कीजिए कि बहुत देर होने से पहले ही वे खुद को यहां पेश कर दें। फ्लोरा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। बहुत देर होने से पहले, उसने बहुत धीमी आवाज में दोहराया। पॉयरो उसकी तरफ देखते हुए आगे को झुका और बड़े ही नरम स्वर में बोला, देखिए मैम, आप यूं समझिए कि ये जासूस पॉयरो नहीं, ये अंकल पॉयरो हैं जो आपसे ये सब कह रहे हैं। बूढ़े अंकल पॉयरो, जिनके पास काफी सूझबूझ और अनुभव है। मैं आपको फंसाना नहीं चाहता। क्या आप मुझ पर भरोसा करके ये नहीं बताएंगी कि रॉल्फ कहाँ छिपा हुआ है? फ्लोरा उठी और पॉयरो की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। फिर उसने स्पष्ट आवाज में कहा, मिस्टर पॉयरो, मैं आपसे कसम खाकर कहती हूं कि मुझे कुछ नहीं पता रॉल्फ कहाँ है, और ये भी कि मैंने ना तो हत्या वाले दिन और ना ही उसके बाद से उसे देखा है या उससे बात की है। इतना कहकर वो बैठ गई। पॉयरो खामोशी से 1-2 मिनट उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी हथेली को मेज पर जोर से पटका। फिर बोला, ठीक है, अब मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं जो इस मेज के चारों तरफ बैठे हैं, मिसेस एक्रॉयड, मेजर ब्लंट, डॉक्टर शेपर्ड और मिस्टर रेमंड। आप सब लोग गुमशुदा कैप्टन पैटन के मित्र और शुभचिंतक हैं। अगर आप में से कोई भी जानता है कि रॉल्फ कहाँ छिपा है तो अभी बता दीजिए। लंबी खामोशी छाई रही। आखिरकार मिसेस एक्रॉयड ने यह खामोशी तोड़ी। उन्होंने उदास, दुख भरे स्वर में कहा, मुझे ये कहना ही होगा कि रॉल्फ की गैर हाजिरी बड़ी अजीब है, सचमुच बड़ी अजीब है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ है। मुझे तो यही ख्याल आता है फ्लोरा कि यह बहुत अच्छी बात हुई कि तुम्हारी सगाई कभी औपचारिक रूप से घोषित नहीं की गई। मां, क्या कह रही हो? फ्लोरा गुस्से में चिल्लाई। किस्मत बेटा, मुझे किस्मत में बहुत यकीन है। किस्मत वो दैवी शक्ति है जो हमारे कामों को संवारती है। देखो तो ढेर सारी बदनामी और दुख से फ्लोरा कैसे बच गई। मैं एक पल के लिए भी ये नहीं सोचती कि बेचारे रॉजर की मृत्यु से रॉल्फ का कुछ लेना नहीं था। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती, लेकिन मेरा तो दिल ही ऐसा है। बचपन से ही मैं ऐसी ही हूं। मुझे किसी के भी बारे में बुरा सोचना नापसंद है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि रॉल्फ बचपन से ही कई हवाई हमलों में शामिल था। लोग कहते हैं कि उसके नतीजे कभी कभी बहुत दिन बाद प्रकट होते हैं। फ्लोरा बीच में ही जोर से चिल्लाई, मां, क्या तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि हत्या रॉल्फ ने की है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं क्या नहीं, मिसेस एक्रॉयड ने रुआंसी आवाज में कहा। ये सब कुछ कितना घबरा देने वाला है। मैं तो यही सोच रही हूं कि अगर रॉल्फ दोषी निकला तो जायदाद का क्या होगा। रेमंड ने जोर से अपनी कुर्सी मेज से पीछे सरकाई। मेजर ब्लंट मिसेस एक्रॉयड की तरफ देखते हुए शांत बैठा रहा। मिसेस एक्रॉयड ने एक ढीठ व्यक्ति की तरह अपनी बात जारी रखी। और ना, मैं ये भी कहती हूं कि रॉजर उसे बहुत कम पैसे देता था। मुझे साफ दिख रहा है कि आप सब मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है कि रॉल्फ सामने नहीं आया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं कि फ्लोरा की सगाई की औपचारिक घोषणा नहीं हुई। कल हो जाएगी, फ्लोरा ने चिल्लाते हुए कहा। फ्लोरा, ये क्या कह रही हो? फ्लोरा सेक्रेटरी की ओर मुड़ी। मिस्टर रेमंड, क्या आप मॉर्निंग पोस्ट और टाइम्स में यह खबर छपने के लिए भेज देंगे? अगर आपको लगता है कि इसमें समझदारी है तो जरूर भेज दूंगा, रेमंड ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। भावनाओं के आवेश में वो मेजर ब्लंट की तरफ मुड़ी और बोली, आप समझते हैं ना, इसके अलावा और मैं क्या कर सकती हूं? जिस तरह के हालात हैं उनमें मुझे रॉल्फ के साथ खड़े होना चाहिए, है कि नहीं? वो तीखी निगाहों से ब्लंट की तरफ देखती रही और कुछ देर के बाद उसने सिर हिलाकर हामी भरी। मिसेस एक्रॉयड तीखी आवाज में फिर से ऐतराज करने लगी। फ्लोरा पर कोई असर नहीं हुआ। फिर रेमंड ने कहा, मैं आपके इरादों की कदर करता हूं मिस एक्रॉयड, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप जल्दबाजी कर रही हैं? 1 या 2 दिन रुक जाइए। ठीक है, कल, फ्लोरा ने स्पष्ट आवाज में कहा। और मां, जिस तरह की तुम बातें कर रही हो वैसी बातें करना ठीक नहीं है। मैं कभी अपने दोस्तों के साथ गद्दारी नहीं करती। मिसेस एक्रॉयड ने रुआंसी आवाज में विनती की। मिस्टर पॉयरो, क्या आप कुछ भी नहीं कह सकते? ब्लंट ने बीच में ही कहा, कहने को कुछ नहीं है, वो ठीक काम कर रही है, मैं हर हाल में उसका साथ दूंगा।
फ्लोरा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया मेजर ब्लंट, वो बोली। पॉयरो ने उसकी तरफ मुखातिब होते हुए कहा, देखिए मैम, क्या आप एक बूढ़े आदमी को ये इजाज़त देंगी कि वो आपके साहस और वफादारी पर आपको बधाई दे सके? और उम्मीद है आप मुझे गलत नहीं समझेंगी अगर मैं आपसे ये कहूँ पूरी गंभीरता के साथ कि जिस घोषणा की आप बात कर रही हैं उसे कम से कम 2 दिन और रोक दें। फ्लोरा हिचकिचाई। मैं ये बात रॉल्फ और आपके दोनों के हित के लिए कह रहा हूं। आप त्योरी चढ़ा रही हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रही कि ये कैसे हो सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा ही है। आपने ये केस मेरे हाथ में सौंपा है, इसलिए अब कृपया मेरे लिए रुकावट पैदा मत कीजिए। जवाब देने से पहले फ्लोरा कुछ मिनट रुकी। फिर उसने कहा, मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। इतना कहकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई। पॉयरो ने तेजी से कहा, और अब सज्जनों और देवियों, मैं जो कहने जा रहा था उसे आगे बढ़ाता हूं। आप सब इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। मेरा इरादा सच तक पहुंचने का है। सच चाहे अपने आप में कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, उसे खोजने वाले के लिए वो हमेशा खूबसूरत होता है। मेरी उम्र बहुत बढ़ चुकी है। मेरी शक्तियां अब शायद पहले जैसी नहीं रह गई हैं। हर लिहाज से संभावना यही है कि ये आखिरी केस होगा जिस पर मैं काम करूंगा, लेकिन हरक्यूल पॉयरो नाकामी से अंत नहीं करता। इसलिए सज्जनों और देवियों, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इस केस पर काम कर रहा हूं और मैं सब कुछ जानकर ही रहूंगा, आप सब के बावजूद। उसने ये आखिरी शब्द इस तरह बोले मानो सबको उकसा रहा हो। मेरा ख्याल है कि सुनने वाले सभी लोगों को थोड़ा धक्का सा लगा, मुझे भी, सिवाय जेफरी रेमंड के, जो हमेशा की तरह अच्छे मूड में और बिना परेशान हुए बैठा रहा। उसने भवें चढ़ाकर पूछा, इस बात का क्या मतलब है, हम सबके बावजूद? बिल्कुल ठीक वही जनाब जो आप समझे हैं। इस कमरे में मौजूद हर आदमी मुझसे कुछ छिपा रहा है। जी हां, चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। हो सकता है कोई बहुत मामूली बात हो, छोटी सी, गैर जरूरी, जिसका आपको इस मामले से कोई संबंध ना नजर आ रहा हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात है जरूर। आप में से हरेक के पास कुछ ना कुछ छिपाने को है। बताइए, सच कह रहा हूं ना मैं? उसकी चुनौती भरी और आरोप लगाती हुई निगाहें मेज के चारों तरफ घूम गईं और सबकी आंखें उसकी तेज निगाहों के सामने झुक गईं, मेरी भी। पॉयरो ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मुझे सब कुछ सच सच बताइए, पूरा सच। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। क्या कोई कुछ नहीं कहेगा? तब भी सन्नाटा छाया रहा। वो एक छोटी सी हंसी हंसा और बोला, ठीक है, जैसा आप चाहें। फिर वो अपनी कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर चला गया। अध्याय 13। उस शाम मिस्टर पॉयरो के अनुरोध पर मैं रात के खाने के बाद उनके घर चला गया। कैरोलीन ने उदास नजरों से मुझे जाते देखा। मेरा ख्याल है कि उसकी इच्छा मेरे साथ चलने की रही होगी। पॉयरो ने गर्मजोशी से मेरी आवभगत की। उसने आयरिश विस्की की एक बोतल सोडे और गिलास के साथ मेज पर रखी हुई थी। अपने लिए वो हॉट चॉकलेट तैयार कर रहा था। बाद में मुझे पता चला कि ये उसका पसंदीदा ड्रिंक था। उसने बड़ी ही शिष्टता से मेरी बहन का हालचाल पूछा, जिसे उसने एक बहुत ही दिलचस्प औरत बताया। मैंने सूखे लहजे में कहा, मुझे तो डर है कि आपकी बातें सुन सुनकर उसका दिमाग बहुत ऊंचा हुआ जा रहा है। इतवार की दोपहर की बात याद है ना आपको? वो हंसा और उसकी आंखें चमकने लगीं। मैं हमेशा माहिर लोगों से काम लेना पसंद करता हूं। आपको लोकल गॉसिप तो हर हाल में मिल ही गया, सच्चा भी और मन से बनाया हुआ भी। मैंने उसकी बात पर टिप्पणी की। और साथ ही बहुत सारी कीमती जानकारी भी, उसने आहिस्ता से जोड़ा। जैसे क्या? उसने ना में सिर हिला दिया। फिर बोला, आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? इस छोटी सी जगह में रॉल्फ पैटन की सारी हरकतों के बारे में तो लोग वैसे भी जान ही जाते।
उस दिन अगर आपकी बहन जंगल से होकर ना आ रही होती तो कोई और आ रहा होता। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होता। और मेरे मरीजों में आपकी दिलचस्पी का क्या कारण है? एक बार फिर वो मुस्कुरा दिया। उनमें से सिर्फ एक डॉक्टर, सिर्फ एक। आखिरी वाली, है ना? मैंने कहा। मुझे मिस रसेल काफी दिलचस्प लगती हैं, उसने बात को टालते हुए कहा। क्या आप मेरी बहन और मिसेस एक्रॉयड की इस बात से सहमत हैं कि मिस रसेल के मामले में कुछ गड़बड़ है? मैंने उससे पूछा। पॉयरो ने कहा, देखिए डॉक्टर, महिलाओं की सोच बड़ी अद्भुत होती है। वे तुक्के भिड़ाती हैं और ये तुक्के चमत्कारिक ढंग से सही हो जाते हैं। वैसे सचमुच यही बात भी नहीं है। बिना जाने वे हजारों छोटे छोटे ब्यौरे दर्ज कर लेती हैं। मैं औरतों के विज्ञान में काफी माहिर हूं और इन सारी बातों को जानता हूं। इस बार मैंने थोड़े तीखे स्वर में पूछा, आप मुझे ये तो बताइए कि आप उस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप वाकई जानना चाहते हैं? जी हां, आपने भी वही देखा है जो मैंने देखा है, तो क्या हमारे ख्याल एक से नहीं होने चाहिए? पॉयरो ने कहा। इस बार मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूं और निश्चय ही मुझे इस तरह के मामलों का कोई तजुर्बा नहीं है। पॉयरो ने मेरी तरफ नरमी से देखा। आप उस बच्चे की तरह हैं जो ये जानना चाहता है कि इंजन कैसे काम करता है। आप इस मामले को एक डॉक्टर की तरह से नहीं, बल्कि जासूस की नजर से देखना चाहते हैं, जो ना तो किसी को जानता है, न किसी की परवाह करता है, जिसके लिए सभी लोग अजनबी हैं और हर एक पर शक किया जा सकता है। इसलिए अब मैं आपको एक छोटा सा भाषण देता हूं। पहला काम तो यह है, उस शाम जो हुआ उसकी एक साफ तस्वीर बनाई जाए। हमेशा दिमाग में ये बात रख के कि जो आदमी बता रहा है हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। मैंने अपनी भवें चढ़ाते हुए कहा, यह तो बड़ा संदेह भरा रवैया है, लेकिन जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सबसे जरूरी है। अब पहली बात, डॉक्टर शेपर्ड उस मकान से 9 बजने में 10 मिनट पर निकले। मुझे यह बात कैसे मालूम हुई? क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने हैरानी से कहा। लेकिन हो सकता है आप सच ना बोल रहे हो, या वो घड़ी जिससे आपने समय देखा गलत समय दिखा रही हो। लेकिन पार्कर भी कहता है कि आप मकान से 9 बजने में 10 मिनट पर निकले। इसलिए हम उस बात को स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 9 बजे फर्नली पार्क के फाटक के ठीक बाहर आपका सामना एक आदमी से होता है। हम इसे रहस्यमय अजनबी कहेंगे। अब मुझे ये कैसे पता चले कि वाकई ऐसा ही हुआ था? क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने थोड़े खींचे हुए स्वर में कहा। ओहो, लगता है आज आप थोड़ी नासमझी दिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि ऐसा है, लेकिन मुझे कैसे पता चले? बताइए। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूं कि वो रहस्यमय अजनबी आपकी कोई कल्पना नहीं था, क्योंकि एक कोई मिसेस गैनेट हैं जिनकी नौकरानी आपसे कुछ मिनट पहले ही उससे मिली थी, और उससे भी उस अजनबी ने फर्नली पार्क का रास्ता पूछा था। इसलिए हम उसकी मौजूदगी को पक्की बात मान लेते हैं, और उसके बारे में 2 बातें बिल्कुल पक्की हैं। पहली, वो इस इलाके में अजनबी था, और दूसरी ये कि फर्नली पार्क जाने का उसका जो भी मकसद था उसके बारे में कोई छिपाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसने 2 बार 2 अलग अलग लोगों से वहां का रास्ता पूछा था। जी हां, मैं समझ रहा हूं, मैंने कहा। अब मैंने इस आदमी के बारे में और ज्यादा जानना अपना मकसद बना लिया है। मुझे यह पता चला है कि उसने 3 बोर्स में एक ड्रिंक ली थी, और वहां काम करने वाली ने बताया कि वो अमरीकी लहजे में बात कर रहा था, और उसने ये भी जिक्र किया कि वो अभी अभी अमेरिका से आया था। क्या आपको भी ऐसा लगा था कि उसका लहजा अमरीकी था? मैंने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, हां शायद था, लेकिन बहुत हल्का सा। बिल्कुल, और इसके अलावा एक चीज ये भी है जो आपको याद होगी, मैंने बाग के समर हाउस से उठाई थी। उसने बतख के पंख की वो डंडी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे उत्सुकता से देखा। फिर मेरे दिमाग में कुछ कुलबुलाया जो मैंने कभी पढ़ा था। पॉयरो ने मानो मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए और सिर हिलाते हुए बोला, जी हां, आप ठीक समझे, हेरोइन। नशा करने वाले इस तरह उसे लेकर चलते हैं और नस्वार की तरह सूंघते हैं।
डायामॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, मैं मशीनी ढंग से बुदबुदाया। नशे को इस तरह लेने का तरीका बहुत आम है। अगर हमें चाहिए था तो ये एक और सबूत है कि वो आदमी कनाडा या अमेरिका से ही आया था। उस समर हाउस की तरफ आपका ध्यान कैसे गया? मैंने उत्सुकता से पूछा। मेरे दोस्त इंस्पेक्टर रेगलान ये मान बैठे थे कि जो भी उस रास्ते का इस्तेमाल करेगा वो मकान तक जाने के छोटे रास्ते के रूप में करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने उस समर हाउस को देखा तो मुझे लगा कि वो पगडंडी कोई उस कमरे में किसी से मिलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अब ये तो पूरी तरह पक्का है कि वो अजनबी ना तो सामने वाले दरवाजे पर आया और ना ही पीछे वाले पर। तो फिर क्या मकान से कोई उससे मिलने के लिए बाहर गया? अगर ऐसा था तो फिर उस समर हाउस से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती थी? मैंने वहां इस उम्मीद में खोजबीन की कि शायद वहां मुझे कोई सुराग मिल जाए, और मुझे 2 सुराग मिले। सूती कपड़े का वो टुकड़ा और बत्तख के पंख की ये डंडी। वो सूती कपड़े का टुकड़ा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने उत्सुकता से पूछा। पॉयरो की भवें चढ़ गईं। आप अपने दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। कलफ लगे सूती कपड़े का टुकड़ा तो बिल्कुल साफ होना चाहिए। मेरे सामने तो साफ नहीं है, मुझे तो उससे कुछ समझ नहीं आया। बहरहाल जो भी हो, यह आदमी समर हाउस में किसी से मिलने गया, लेकिन किससे? आपको याद होगा कि मिसेस एक्रॉयड और उनकी बेटी कनाडा से यहां रहने के लिए आए थे। ओह, तो जब आज आपने उन पर सच को छिपाने का आरोप लगाया तो क्या आपका यही मतलब था? शायद। अब एक और पॉइंट पर ध्यान दीजिए। आपने उर्सुला बॉन्ड के बयान के बारे में क्या सोचा? कौन सा बयान? मैंने पूछा। नौकरी से निकाले जाने के बारे में उसका बयान। क्या किसी नौकर को बर्खास्त करने में आधा घंटा लगता है? और क्या उन जरूरी कागजों का किस्सा भी आपको सही लगता है? हालांकि वो कहती है कि 9:30 बजे से 10 बजे तक वो अपने कमरे में थी, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। आप तो मुझे चकराए दे रहे हैं, मैंने कहा, लेकिन मेरे लिए तो मामला पहले से ज्यादा साफ हो रहा है। अब आप मुझे अपने विचारों और धारणाओं के बारे में बताइए। मैंने अपनी जेब से एक कागज निकाला, फिर थोड़ा शर्माते हुए स्वर में कहा, मैंने कुछ सुझाव लिख कर रखे हैं। वाह, बढ़िया, जरा हम भी तो सुने, आपने क्या लिखा है? मैंने थोड़ा सा झेंपते हुए पढ़ा। पहली बात, इस मामले को तर्कपूर्ण ढंग से देखना चाहिए। पहला पॉइंट, मिस्टर एक्रॉयड को 9:30 बजे किसी से बात करते सुना गया। दूसरा पॉइंट, शाम के किसी समय रॉल्फ पैटन खिड़की से होकर अंदर आया होगा, जैसा कि उसके जूतों के निशानों से साबित होता है। तीसरा पॉइंट, मिस्टर एक्रॉयड उस शाम घबराए हुए थे और उन्होंने सिर्फ उसी को अंदर आने दिया होगा जिसे वे जानते थे। चौथा पॉइंट, जो आदमी 9:30 बजे मिस्टर एक्रॉयड के पास था वो पैसे मांग रहा था। हम जानते हैं कि रॉल्फ पैटन मुश्किल में था। इन चारों पॉइंट्स से पता चलता है कि 9:30 बजे जो आदमी मिस्टर एक्रॉयड के साथ था वो रॉल्फ पैटन था। लेकिन हम जानते हैं कि मिस्टर एक्रॉयड 9:45 बजे जिंदा थे, इसलिए रॉल्फ पैटन ने उन्हें नहीं मारा। रॉल्फ खिड़की को खुला छोड़ गया। बाद में हत्यारा उसी रास्ते से आया। और यह हत्यारा कौन था? पॉयरो ने पूछा। वो अमरीकी अजनबी। हो सकता है पार्कर के साथ उसका गठजोड़ हो, और शायद पार्कर ही वो आदमी हो जिसने मिसेस फेरर्स को ब्लैकमेल किया। अगर ऐसा है तो हो सकता है पार्कर ने जो सुना उससे उसे लगा कि खेल खत्म हो गया है, और उसने अपने साथी को जाकर ये बताया, और उसने उस कटार से उन्हें मार डाला जो पार्कर ने उसे दी थी। हाँ, ये एक धारणा हो सकती है, पॉयरो ने स्वीकार किया। निश्चय ही आप काफी सटीक तरह से सोच सकते हैं, लेकिन इससे बहुत सी बातें बिना सुलझे बाहर ही छूट जा रही हैं। जैसे वो टेलीफोन, बाहर धकेली गई कुर्सी। क्या आपको कुर्सी की बात इतनी महत्वपूर्ण लगती है? मैंने उसे टोकते हुए पूछा। शायद उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं। हो सकता है वो गलती से बाहर खींच ली गई हो और रेमंड या ब्लंट ने वैसे अनजाने में ही उसको उसकी सही जगह धकेल दिया हो। फिर एक सवाल उन गुम हुए 40 पाउंड का भी तो है। हो सकता है एक्रॉयड ने रॉल्फ को दिए हों, मैंने सुझाव दिया। हो सकता है उसने पहले इनकार करके फिर उस बात पर दोबारा सोचा हो और उसे लगा हो कि उसे कुछ पैसे दे देने चाहिए। लेकिन एक बात अब भी अनसुलझी रह जाती है,
वो क्या? ब्लंट को अपने मन में इतना विश्वास क्यों था कि 9:30 बजे मिस्टर एक्रॉयड के पास रेमंड था? उसने उस बात की सफाई तो दे दी थी, मैंने कहा। तुम ऐसा सोचते हो? मैं इस बात पर जोर नहीं दूंगा। इसके बजाय मुझे ये बताओ कि गायब होने के पीछे रॉल्फ के पास क्या कारण था? मैंने सोचते हुए धीरे से कहा, ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। मुझे एक डॉक्टर की हैसियत से बोलना पड़ेगा। रॉल्फ की नसें जवाब दे गई होंगी। अगर उसे अचानक ये पता चला होगा कि उसके वहां से वापस आने के कुछ ही मिनटों के भीतर एक्रॉयड का खून हो गया है, तो हो सकता है उसकी हिम्मत जवाब दे गई हो और वो भाग गया हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अक्सर इसी तरह से काम करता है। पूरी तरह निर्दोष होते हुए भी वो अनजाने में ही खुद को दोषी साबित कर देता है। हाँ, आपकी बात सही है, पॉयरो ने कहा, लेकिन हमें एक बात को नजरों से ओझल नहीं होने देना है। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, मैंने कहा। आप नीयत के बारे में बात कर रहे हैं। अपने सौतेले पिता की मौत से रॉल्फ को भारी संपत्ति विरासत में मिलने वाली थी। ये तो सिर्फ एक कारण है, तो बाकी और क्या है? अरे भाई, क्या आपको दिखता नहीं कि 3 अलग अलग उद्देश्य हमारी आंखों के सामने खड़े हैं? किसी ने निश्चय ही वो नीला लिफाफा और उसके अंदर रखी चिट्ठी को चुराया। ये पहला उद्देश्य है, ब्लैकमेल। हो सकता है रॉल्फ पैटन वही आदमी हो जो मिसेस फेरर्स को ब्लैकमेल करता रहा हो। याद कीजिए, जहां तक वकील हैमंड को मालूम था, हाल के दिनों में रॉल्फ पैटन ने अपने सौतेले बाप से मदद नहीं मांगी थी। इससे साफ लगता है कि उसे कहीं और से पैसा मिल रहा था। फिर एक बात यह भी है कि वो किसी झंझट में उलझा था जिसके बारे में उसे डर था कि वो बात कहीं एक्रॉयड के कानों तक ना पहुंच जाए। और अंत में वो बात जिसका आपने अभी अभी जिक्र किया। हे भगवान, मैंने आश्चर्य से कहा, यह मामला तो सचमुच पूरी तरह उसके खिलाफ दिखाई दे रहा है। क्या सचमुच? पॉयरो ने कहा। यही वो जगह है जहां हम, यानी मैं और आप, असहमत हैं। 3 उद्देश्य, ये काफी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रॉल्फ पैटन निर्दोष है। अध्याय 14। इस शाम की बातचीत के बाद जिसका ब्यौरा मैंने लिखा है, यह मामला मुझे एक बिल्कुल अलग चरण में दाखिल होता जान पड़ा। पूरी बात को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता था और दोनों ही एक दूसरे से स्पष्ट और अलग थे। पहला हिस्सा शुक्रवार की शाम को एक्रॉयड की मौत से लेकर अगले सोमवार की रात तक फैला था। ये जो हुआ उसका सीधा साधा वर्णन है, जैसा कि हरक्यूल पॉयरो के सामने पेश किया गया। मैं पूरा समय पॉयरो की अगल बगल ही था। जो उसने देखा वो मैंने भी देखा। मैंने उसके दिमाग को पढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसा कि अब मुझे मालूम है, मैं इस काम में नाकाम रहा। हालांकि पॉयरो ने जो कुछ भी खोजा या पता लगाया था, वो सब उसने मुझे बताया। मिसाल के तौर पर वो सोने की शादी की अंगूठी, लेकिन उसने जो बुनियादी और तार्किक धारणाएं बनाई थीं, वो उसने मुझ पर उजागर नहीं की। जैसा कि मुझे बाद में पता चला, चीजों को ऐसे छुपा कर रखना उसके स्वभाव का अंग था। वो इशारे और सुझाव तो देता रहता, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ता था। सोमवार की शाम तक मेरा बयान खुद पॉयरो का ही बयान हो सकता था। मैं उसके सहयोगी की भूमिका अदा कर रहा था, लेकिन सोमवार के बाद हमारे रास्ते अलग हो गए। मुझे ये सुनने को मिल जाता कि वो क्या कर रहा था, क्योंकि किंग्स एबट में आपको सब कुछ सुनने को मिल ही जाता है। लेकिन उसने मुझे पहले की तरह अपना राजदार बनाना बंद कर दिया। और फिर मेरे अपने पर्सनल काम भी तो थे। मुड़कर देखते हुए जो बात सबसे ज्यादा मेरा ध्यान खींचती है, वो है टुकड़ों में बटी इस दौर की विशेषता। रहस्य के उद्घाटन में हर किसी का हाथ था। वो एक पहेली की तरह था, जिसमें हर कोई जानकारी या खोज के अपने छोटे से टुकड़े से योगदान कर रहा था। लेकिन उनका काम बस इतना ही था। उन टुकड़ों को सही जगह पर बैठाने का श्रेय सिर्फ पॉयरो को ही जाता था। कुछ घटनाएं उस समय बेमतलब जान पड़ती थीं। मिसाल के लिए काले बूटों का जो सवाल था, लेकिन वो तो बाद में आया। बातों को सिलसिलेवार शुरू करने के लिए मुझे मिसेस एक्रॉयड के बुलावे से बात शुरू करनी चाहिए। उन्होंने मुझे मंगलवार की सुबह बुलाया था
और चूंकि उनका बुलावा सुनने में मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैं इस उम्मीद में जल्दी जल्दी वहां पहुंचा था कि कहीं वे मरने वाली ना हो। वे बिस्तर पर थीं। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और बिस्तर के पास लगी कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैंने कोमल स्वर में पूछा, क्या गड़बड़ हो गई मिसेज एक्रॉयड? उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैं बहुत थक गई हूं। ये बेचारे रॉजर की मौत का सदमा है। लोग कहते हैं कि ऐसी बातें उसी समय महसूस नहीं होती, इनका असर कुछ समय बाद आता है। काश मुझे जवाब में बकवास कहने का मौका मिलता, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। मैंने उन्हें एक ताकत की दवा का नाम बताया। मिसेज एक्रॉयड ने ताकत की दवा मंजूर कर ली। लगता था कि खेल में एक चाल पूरी की जा चुकी थी। मैं एक पल के लिए भी इस गलत फहमी में नहीं था कि मुझे एक्रॉयड की मौत से उन्हें लगने वाले सदमे की वजह से बुलाया गया था। लेकिन मिसेज एक्रॉयड किसी भी विषय पर सीधे रास्ते नहीं चलती। वो हमेशा घुमा फिराकर अपनी बात करती हैं। मैं वहां बैठा यही सोच रहा था कि आखिर मुझे वहां बुलाने की असली वजह क्या थी। कुछ पल बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। वो कल वाला दृश्य आपको याद है डॉक्टर? कौन सा दृश्य? मैंने रूखेपन से पूछा। कैसी बातें करते हैं आप डॉक्टर? क्या आप भूल गए? वो छोटा सा भयानक फ्रांसीसी या वो बेल्जियम वाला, वो जो भी है, इस तरह हम पर धौंस जमा रहा था। इस सब ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, रॉजर की मौत के बाद इस तरह हमारे सिर पर सवार होकर। मुझे बहुत अफसोस है मिसेज एक्रॉयड, मैंने कहा। मुझे कुछ पता नहीं उसका मतलब क्या था, इस तरह वो हम पर क्यों चिल्ला रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपना फर्ज इतनी अच्छी तरह तो जानती हूं कि कुछ भी छिपाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने पुलिस को हर संभव मदद दी है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने अपना फर्ज पूरा करने में कोई कमी की है। मुझे यकीन है इंस्पेक्टर रेगलान हमारी बातों से पूरी तरह संतुष्ट है। फिर ये छोटा सा विदेशी ऐसे हंगामा क्यों कर रहा है? देखने में भी कितना अजीब सा है, एकदम जोकर जैसा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि फ्लोरा इसे इस मामले में घसीट क्यों ले आई है आखिर। उसने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया, बस गई और खुद जाकर इसे उठा लाई। उसे कुछ ज्यादा ही आजादी मिली हुई है। मैं एक दुनियादार औरत हूं और उससे भी पहले उसकी मां हूं। उसे सलाह के लिए पहले मेरे पास आना चाहिए था। मैं खामोशी से सुनता रहा। मैं बस यही जानना चाहती हूं कि वो आखिर सोच क्या रहा है। क्या उसे सचमुच ऐसा लगता है कि मैं कुछ छिपा रही हूं? उसने कल सीधा सीधा मुझ पर आरोप लगा दिया। मैंने कंधे उचका दिए। मुझे पूरा यकीन है कि यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है मिसेज एक्रॉयड। चूंकि आप कुछ छिपा नहीं रही हैं, इसलिए जो भी टिप्पणी उसने की वो आप पर लागू ही नहीं होगी। मिसेज एक्रॉयड अब एक नई दिशा की तरफ चल दी। पता है ये नौकर भी कितना परेशान करते हैं। आलतू फालतू की बातें करते रहते हैं और इधर की उधर करते हैं, और फिर वो सारी बातें अफवाहें बनकर फैल जाती हैं। क्या नौकर कुछ कहते सुनते रहे हैं? मैंने पूछा। किस बारे में? मिसेज एक्रॉयड ने एक बड़ी ही चतुराई भरी नजर मुझ पर डाली। मुझे पूरा यकीन था कि अगर किसी को पता होगा डॉक्टर, तो वो आपको ही होगा। आप पूरा समय मिस्टर पॉयरो के साथ ही तो थे ना? हाँ था। तो तब तो आप जरूर जानते होंगे। वो लड़की थी ना, उर्सुला बॉन, वो जा रही है, तो वो तो चाहेगी कि जितनी गड़बड़ पैदा कर सके कर दे। ये सब लोग बहुत ही नालायक हैं। अब चूंकि आप वहां पर थे तो आपको तो पता होगा उसने क्या कहा। मुझे इस बात की बड़ी फिक्र है कि कोई गलत असर ना पड़े। आखिरकार आप पुलिस को हर ब्यौरा तो नहीं बता सकते ना। कभी कभी पारिवारिक मामले होते हैं। हत्या वाले सवाल से इस बात का कोई लेना देना थोड़ी है। लेकिन अगर उस लड़की के मन में बदला लेने की भावना थी तो उसने तरह तरह की बातें बनाई होंगी। मैं इतना होशियार तो था ही कि देख सकूं इन सारी बातों के पीछे सचमुच गहरी चिंता छिपी हुई थी। पॉयरो का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ था। कल मेज के गिर्द जो 6 लोग जमा थे, उनमें से कम मिसेज एक्रॉयड के पास तो छिपाने को जरूर कुछ था। अब ये मुझ पर था कि उस बात को खोज निकालूं कि वो क्या था जिसे वो छुपा रही थी। मैंने 2 टूक शब्दों में कहा, अगर मैं आपकी जगह होता मिसेज एक्रॉयड, तो मैं जाकर सब कुछ साफ साफ बता देता।
उन्होंने हल्की सी चीख मारी। डॉक्टर, आप इतने रूखे कैसे हो सकते हैं? लगता है जैसे और मैं हर बात की आसान सी सफाई भी दे सकती हूं। तो आप दे क्यों नहीं देती? मैंने सुझाया। मिसेस एक्रॉयड ने एक झालरदार रुमाल निकाला और आंसू पोंछने का नाटक करने लगी। देखिए डॉक्टर, मैंने सोचा कि आप मिस्टर पॉयरो को बता दें, उन्हें समझा दें, क्योंकि किसी विदेशी के लिए हमारा नजरिया समझना कितना मुश्किल होता है ना। और आपको पता नहीं है, दरअसल किसी को भी पता नहीं हो सकता कि मुझे क्या क्या झेलना पड़ा है। मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। मेरी जिंदगी बस ऐसी ही रही है। मुझे मरे हुओं के बारे में बुरा बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत यही है। छोटे से छोटे खर्च के लिए भी हमें ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ता था मानो रॉजर इस इलाके का सबसे अमीर आदमी ना होकर कोई टटपूंजिया हो। और वे नामुराद बिल, कुछ बिल तो मैं रॉजर को दिखाना भी नहीं चाहती थी। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें एक मर्द समझ ही नहीं सकता। वो कहता था कि वे चीजें जरूरी नहीं हैं, और फिर वे खर्चे इकट्ठे होते चले गए और बिल लगातार आते रहे। इतना कहकर उन्होंने याचना भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, मानो इस अजीबोगरीब बात पर मैं उनके साथ दुख मनाऊं। उनका दिल रखने के लिए मैंने कहा, हाँ, बिलों के साथ तो ये होता ही है। और अचानक उनका लहजा बदल गया, लगभग गाली गलौज भरा हो गया। मैं आपको यकीन दिलाती हूं डॉक्टर, मेरी नसें जवाब देने लगी थी। मैं रात को सो नहीं पाती थी। दिल के चारों तरफ एक भयानक सी धड़कन होती रहती थी। और फिर मुझे स्कॉटलैंड के एक आदमी का पत्र मिला। सच तो यह है कि वो 2 पत्र थे। दोनों आदमी स्कॉटलैंड के थे। एक थे मिस्टर ब्रूस मैकफरसन और दूसरे कॉर्नेल मैकडोनाल्ड। ये संयोग की ही बात थी। 10 पाउंड से 10,000 सिर्फ हाथ से लिखे हुए रुपये पर। मैंने उनमें से एक को लिखा था, लेकिन शायद कुछ मुश्किल थी। इतना कहकर वे रुक गईं। मुझे साफ समझ आ रहा था कि हम बड़े नाजुक मुकाम पर आ पहुंचे थे। मेरी नजर में ऐसा और कोई नहीं था जिसे असली बात पर खींच लाना इतना मुश्किल हो। मिसेस एक्रॉयड धीरे से बुदबुदाईं, बात यह है कि सारा सवाल उम्मीदों का है, वसीयत की उम्मीदों का। और मैंने ये उम्मीद लगा रखी थी कि रॉजर मेरा कुछ इंतजाम करेगा। मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं उसकी वसीयत की कॉपी पर एक नज़र डाल सकूं, ऐसे ही टोह लगाने के लिए नहीं, बस इसलिए कि मैं अपना इंतजाम कर सकूं। इतना कहकर उन्होंने कनखियों से मुझे देखा। स्थिति अब सचमुच बड़ी नाजुक हो गई थी। उन्होंने फिर से कहा, मैं ये बात सिर्फ आपको ही बता सकती थी डॉक्टर शेपर्ड। यकीन है आप मुझे गलत नहीं समझेंगे और इस बात को मिस्टर पॉयरो के सामने सही तरीके से रखेंगे। ये शुक्रवार की दोपहर की बात है। हाँ, बताइए, फिर आगे क्या हुआ? मैंने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा। सब लोग बाहर गए हुए थे, या कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं रॉजर की स्टडी में गई। जब मैंने मेज पर उन कागजों की ढेरी रखी देखी तो अचानक मेरे दिमाग में आया, क्या पता रॉजर अपनी वसीयत मेज की किसी दराज में रखता हो। मैं ना इतनी जज्बाती हूं, हमेशा से ही थी, बचपन से ही। मैं बिना सोचे समझे काम कर बैठती हूं। वो अपनी चाबियां भी ऊपर वाली दराज में छोड़ गया था। मैंने थोड़ा और बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ, तो आपने मेज की तलाशी ली, तो क्या आपको वसीयत मिल गई? मिसेस एक्रॉयड हल्के से चिल्ला पड़ी और मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है। कितना भयानक और खराब लगता है ऐसे सुनने में। सचमुच ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ, मैंने गलत कहा, मैंने जल्दी से कहा। माफ कीजिएगा, मैंने बात को गलत तरीके से पेश किया। बिल्कुल, आदमी लोग कितने अजीब होते हैं। अगर मैं रॉजर की जगह होती तो मुझे अपनी वसीयत के बारे में बताने में कोई एतराज ना होता, लेकिन ये मर्द कितने घुन्ने होते हैं। हमें अपनी आत्मरक्षा में छोटी मोटी हेराफेरियां करनी ही पड़ती हैं। और आपकी इस छोटी सी हेराफेरी का क्या नतीजा रहा? मैंने पूछा। वही तो मैं आपको बता रही हूं। जैसे ही मैं सबसे नीचे वाली दराज तक पहुंची तो उर्सुला बॉर्न अंदर आई। ये बहुत ही अटपटा था। मैंने जल्दी से दराज बंद कर दिया और खड़ी हो गई, और मैंने उसे डांटा कि देखो मेज पर कितनी धूल पड़ी है। लेकिन वो जिस तरह से मुझे देख रही थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके हाव भाव में आदर तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक गंदी सी चमक थी, उपेक्षा भरी। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूं?
मुझे वो लड़की कभी भी बहुत पसंद नहीं रही। वो ठीक ठाक नौकरानी है, आदर से बात करती है, कपड़े वगैरह भी ठीक ठाक पहनती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझे पसंद नहीं है। वो कुछ अजीब सी है, दूसरों से कुछ अलग सी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत पढ़ी लिखी है। आजकल तो ये कहना भी मुश्किल हो गया है कि कौन नौकरानी है कौन मालकिन। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, तभी रॉजर भी अंदर आ गया। लगता है वो बाहर टहलने गया हुआ था। उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो ये मैगजीन लेने आई थी। फिर मैंने मैगजीन ली और वहां से चली गई। बॉन्ड वहीं रुक गई। मैंने सुना वो रॉजर से पूछ रही थी कि क्या वो उससे 1 मिनट बात कर सकती है। उसके बाद मैं लेटने के लिए ऊपर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत परेशान थी। थोड़ी देर खामोशी रही। आप मिस्टर पॉयरो को समझा देंगे ना डॉक्टर? आप खुद देख सकते हैं कि ये पूरा मामला कितना मामूली था। ये कोई बड़ी बात थोड़े ही थी। लेकिन जब वो जासूस बार बार चीजों को छिपाने के बारे में कहने लगा तो मुझे इसी बात का ख्याल आया। हो सकता है बॉन्ड ने उसके बारे में कोई अजीबोगरीब कहानी बनाकर उसे सुना दी हो। लेकिन आप उसे समझा देंगे ना डॉक्टर? बस यही बात है। आपने मुझे सब कुछ बता दिया है? मैंने उससे पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैंने पल भर की उस हिचकिचाहट पर गौर किया और मैं जानता था कि अभी और भी कुछ था जो उन्होंने छिपा रखा था। इसे चमत्कारी बुद्धि ही कहा जाएगा जिसने मुझे अगला सवाल पूछने की प्रेरणा दी। एक बात बताइए मिसेस एक्रॉयड, क्या आपने ही वो सिल्वर टेबल खुली छोड़ दी थी? उनके चेहरे पर एक लाली दौड़ गई जिसे उनका मेकअप भी छिपा नहीं पाया और उस लाली में मुझे अपना जवाब भी मिल गया। वे फुसफुसाकर बोली, आपको कैसे पता चला? यानी वो आप ही थी, है ना? देखिए, वहां पर पुरानी चांदी के 1-2 सामान थे, बहुत दिलचस्प। मैं मैगजीन में कुछ पढ़ रही थी और वहां पर एक छोटी सी चीज की फोटो बनी हुई थी जो क्रिस्टी के यहां भारी दामों पर नीलाम हुई थी। वो ठीक वैसी ही लग रही थी जैसा वो सिल्वर टेबल में रखा एक सामान। तो मैंने सोचा कि जब मुझे लंदन जाना होगा तो मैं उसे साथ ले जाऊंगी और उसकी कीमत लगवाऊंगी। अगर वो सचमुच कोई एंटीक नमूना हुआ तो जरा सोचिए रॉजर को कितना अच्छा लगेगा। बस इतनी सी बात थी। मैंने इस पर कोई टिप्पणी करने से खुद को बड़ी मुश्किल से रोका और उनकी कहानी को स्वीकार कर लिया। मैंने उनसे यह भी नहीं पूछा कि इस बात को इतने दबे छिपे ढंग से उठाने की क्या जरूरत थी। उसकी बजाय मैंने उनसे पूछा, लेकिन आपने ढक्कन क्यों खुला छोड़ दिया था? क्या आप भूल गई थीं? दरअसल मैं चौंक गई थी, मिसेस एक्रॉयड ने कहा। मैंने बाहर टेरेस पर से किसी को आते हुए सुना। मैं जल्दी से कमरे के बाहर निकली और अभी सीढ़ियों के ऊपर तक ही पहुंची थी जब मैंने पार्कर को आपके लिए दरवाजा खोलते सुना। ओह, तो वो मिस रसेल रही होंगी, मैंने सोचते हुए कहा। मिसेस एक्रॉयड ने एक बड़ी ही दिलचस्प बात मेरे सामने उजागर की थी। एक्रॉयड के चांदी के सामान के बारे में उनके इरादे नेक थे या नहीं, ये ना तो मैं जानता था और ना ही मुझे इसकी कोई परवाह थी। जो बात मेरे लिए दिलचस्प थी वो ये कि मिस रसेल उस समय बैठक में उस बड़ी खिड़की के रास्ते दाखिल हुई होंगी और मेरा यह अंदाजा गलत नहीं था कि उनकी सांस दौड़ने की वजह से फूली हुई थी। लेकिन वो आई कहां से थी? और तब मेरा ध्यान बाग वाली कुटिया और उस सूती कपड़े के टुकड़े की तरफ गया। अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या मिस रसेल अपने रुमालों में कलफ लगवाती हैं? मिसेस एक्रॉयड का स्वर मुझे वापस वर्तमान में ले आया और मैं उठ गया। उन्होंने चिंता भरे स्वर में मुझसे पूछा, क्या आप मिस्टर पॉयरो को समझा देंगे ना? हाँ हाँ, जरूर जरूर। आखिरकार उनके आचरण की कुछ और सफाइयां और फालतू बकवास सुनने के बाद मैं वहां से निकलने में कामयाब हो गया। उर्सुला बॉन्ड हॉल में मौजूद थी और उसी ने मुझे मेरा ओवरकोट पहनने में मदद की। इस बार मैंने उसे थोड़ा गौर से देखा। साफ दिखाई दे रहा था कि वो रोती रही थी। मैंने उससे पूछा, तुमने हमें बताया था कि शुक्रवार की दोपहर मिस्टर एक्रॉयड ने तुम्हें स्टडी में बुलाया था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो तुम थी जिसने उनसे बात करने की इच्छा प्रकट की थी। एक पल के लिए उसकी आंखें झुक गईं। फिर वो बोली, मैं हर हाल में यहां से जाने वाली ही थी। आगे मैंने कुछ नहीं कहा। उसने सामने का दरवाजा खोल दिया और जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा वो धीमी आवाज में बोली,
माफ कीजिएगा सर, क्या कैप्टन पैटन की कोई खबर मिली है? मैंने इनकार में सिर हिला दिया। उन्हें वापस आ जाना चाहिए, सचमुच उन्हें आ जाना चाहिए, उसने कहा। वो मेरी तरफ अनुरोध भरी आंखों से देख रही थी। क्या कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं? उसने पूछा। क्या तुम जानती हो? मैंने थोड़े तीखे स्वर में पूछा। उसने सिर हिला दिया। नहीं, वाकई मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन जो भी उनका शुभचिंतक है वो उनको यही कहेगा कि उन्हें लौट आना चाहिए। मैं कुछ देर रुका रहा, ये सोचकर कि शायद वो कुछ और कहेगी, लेकिन उसके अगले सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। उसने पूछा, पुलिस के ख्याल में हत्या कब की गई थी? 10 बजे से ठीक पहले? हाँ, ख्याल तो यही है, मैंने कहा। 9:45 से लेकर 10 बजे के बीच। 9:45 से पहले नहीं? मैंने उसे ध्यान से देखा। वो इसके उत्तर में हाँ सुनने के लिए स्पष्ट रूप से बेचैन थी। मैंने उसे कहा, इसका तो सवाल ही नहीं है। मिस एक्रॉयड ने अपने अंकल को 9:45 बजे जिंदा देखा था। मेरी बात सुनकर वो दूसरी तरफ मुड़ गई। मैंने कार में बैठकर वहां से चलते हुए खुद से कहा, ये लड़की काफी खूबसूरत है। जब मैं घर पहुंचा तो कैरोलिन घर पर थी। इस बीच पॉयरो उससे मिलने आया था और इस वजह से वो बहुत ही खुश और महत्वपूर्ण महसूस कर रही थी। उसने मुझे बताया, मैं इस मामले में उसकी मदद कर रही हूं। ये सुनकर मुझे कुछ बेचैनी सी हुई। एक तो कैरोलिन वैसे ही माशाअल्लाह है, और ऊपर से अगर जासूसी करने की उसकी प्रवृत्ति को उकसा दिया गया तब तो वो क्या अनर्थ न कर देगी। क्या तुम रॉल्फ पैटन की रहस्यमयी प्रेमिका के लिए आस पड़ोस में छानबीन कर रही हो? मैंने उससे पूछा। वो तो मैं कर ही लूंगी, कैरोलिन ने कहा। यह तो एक खास बात है जो पॉयरो चाहता है मैं पता लगाऊं। और वो खास बात क्या है? वो ये जानना चाहता है कि रॉल्फ पैटन के बूट काले थे या भूरे। कैरोलिन ने बड़ी ही गंभीरता से कहा। मैं उसकी तरफ घूरता रह गया। अब मैं देखता हूं कि मैंने उन बूटों के बारे में बहुत बेवकूफी की थी। मैं बात को समझने में ही पूरी तरह नाकाम रहा था। मैंने कहा, वो भूरे रंग के जूते थे, मैंने देखे थे। जूते नहीं जेम्स, बूट। पॉयरो जानना चाहता है कि बूट का एक जोड़ा जो रॉल्फ के पास होटल में था वो भूरा था या काला। बहुत सारी बातें उस पर टिकी हैं। अब आप मुझे मंदबुद्धि कहना चाहें तो कह लीजिए, लेकिन ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। और इसका पता तुम कैसे लगाओगी? मैंने पूछा। कैरोलिन ने मुझे बताया कि इस बारे में कोई मुश्किल नहीं होने वाली थी। हमारी एनी की पक्की सहेली मिस गैनेट की नौकरानी क्लारा थी और क्लारा 3 बोर्स से बूट लेकर आने वाली थी। पूरा मामला सीधा साधा था और मिस गैनेट की मदद से, जिन्होंने क्लारा को छुट्टी देकर बड़ी ही निष्ठा से इस बात में सहयोग दिया था, यह मामला तुरंत फुरत निपटा दिया गया। जब हम लोग दोपहर के खाने पर बैठे तो कैरोलिन ने लापरवाही से कहा, रॉल्फ पैटन के उन बूटों की याद है ना? हाँ, मैंने कहा। क्या हुआ? पॉयरो ने सोचा था कि वो शायद भूरे थे, लेकिन वो गलती पर था, वे काले हैं। और कैरोलिन ने बड़े ही गर्व से अपने सिर को ऊपर नीचे हिलाया। साफ साफ दिख रहा था कि उसे लग रहा है कि उसने पॉयरो के खिलाफ एक बाजी जीत ली है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो बस मन ही मन यही सोच रहा था कि रॉल्फ के बूटों के रंग का इस मामले से भला क्या संबंध हो सकता था। अध्याय 15। उस रोज मुझे पॉयरो की हरकतों की कामयाबी का एक और सबूत मिलने वाला था। जो चुनौती उस दिन उसने दी थी वो मनुष्य के स्वभाव की उसकी जानकारी से उपजी बड़ी ही बारीक कार्रवाई थी। डर और अपराध के एहसास ने मिसेस एक्रॉयड से सच्चाई उगलवा ली थी। वे पहली थीं जो पॉयरो की चुनौती के जवाब में हरकत में आई थीं। उस दोपहर जब मैं अपने मरीजों की जांच करके लौटा तो कैरोलिन ने मुझे बताया कि जेफरी रेमंड अभी अभी वहां से गया था। क्या वो मुझसे मिलने आया था? मैंने हॉल में अपना कोट टांगते हुए पूछा। वो पॉयरो से मिलने आया था। वो पहले द लार्चेस गया, वहां उसे पॉयरो नहीं मिला, इसलिए उसने सोचा कि वो यहां होगा या शायद तुम्हें पता हो कि वो कहां है, इसलिए वो यहां आ गया। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वो आधे घंटे में द लार्चेस पर दोबारा जाएगा और इतना कहकर वो गांव की तरफ चला गया।
ये बड़े ही अफसोस की बात है, क्योंकि जैसे ही वो गया पॉयरो आ गया। क्या पॉयरो यहां आया था? मैंने पूछा। अरे नहीं, अपने घर पर। तुम्हें कैसे पता? मैंने खिड़की से देखा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम भी द लार्चेस क्यों नहीं हो आते? तुम्हें पता चल जाएगा कि मामला क्या है। मुझे दूसरों के घरों में झांकने का कोई शौक नहीं है। ये जाने बिना कि मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, मैं आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता हूं, मैंने सर्द लहजे में कहा और अंदर चला गया। 10 मिनट बाद कैरोलिन फिर से अंदर आई। उसके हाथ में एक जैम की बोतल थी। उसने कहा, जेम्स, क्या तुम जैम की ये बोतल उधर पॉयरो को दे आओगे? दरअसल मैंने उससे वादा किया था। उसने कभी मेरे हाथ का बना जैम खाया नहीं है। एनी को भेज दो, मैंने सर्द लहजे में कहा। वो अभी काम कर रही है, उसे टाइम नहीं है। अच्छी बात है, मैंने खींचकर उठते हुए कहा, लेकिन मैं इस कमबख्त बोतल को उसके दरवाजे पर पटक कर बस चलाऊंगा, समझी? हाँ हाँ, किसने कहा कि तुम इसके अलावा भी कुछ करो? कैरोलिन ने बड़े ही मजे से कहा। जैसे ही मैंने सामने का दरवाजा खोला, उसने आवाज लगाकर कहा, अगर तुम्हें पॉयरो दिख जाए तो तुम उसे बूटों के बारे में बता सकते हो। ये एक बारीक चोट थी जो चलते चलते की गई थी। बूटों की पहेली को समझने के लिए मैं बहुत बुरी तरह से उत्सुक था। मेरे खटखटाने पर जब फ्रांसीसी टोपी पहने उस बूढ़ी औरत ने घर का दरवाजा खोला तो मैंने पाया कि जैम की बोतल उसके हाथ में थमाने के बजाय मैं उससे पूछ रहा था कि क्या मिस्टर पॉयरो घर पर हैं। पॉयरो मुझसे मिलने के लिए उछलकर उठकर आया, खुशी की निशानी जाहिर करता हुआ। वो बड़ी गर्मजोशी से बोला, आओ मित्र, बैठो। इस बड़ी कुर्सी पर बैठोगे या छोटी पर? कमरा बहुत गर्म तो नहीं है? मुझे तो वो दम घोटने वाला लगा, लेकिन मैंने ऐसा कहने से खुद को रोक लिया। खिड़कियां बंद थी और आतिशदान में अच्छी खासी आग जल रही थी। पॉयरो अपनी धुन में कहता जा रहा था, ये अंग्रेज लोग भी अजीब होते हैं, उन्हें ताजा हवा की बड़ी सनक होती है। ताजा हवा बाहर ही अच्छी लगती है, जो उसकी सही जगह है। उसे घर के अंदर क्यों दाखिल करना? लेकिन हम इन बेकार बातों पर चर्चा क्यों करें? आपके पास मेरे लिए कुछ है ना? जी हाँ, 2 चीजें हैं, मैंने कहा। पहली ये मेरी बहन की तरफ से, और मैंने जैम की शीशी उसके हाथ में थमा दी। कितनी मेहरबान है मिस कैरोलिन, उन्हें अपना वादा याद रहा। और दूसरी चीज, ये एक किस्म की जानकारी है मिस्टर पॉयरो। और मैंने उसे मिसेस एक्रॉयड से हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया। वो दिलचस्पी के साथ सुनता रहा। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, मिसेस एक्रॉयड की ये बात कुछ चीजों को साफ कर देती है। मिस रसेल की गवाही को पुष्ट करने के रूप में इसका एक खास महत्व है। आपको याद होगा, उसने कहा था कि उसने सिल्वर टेबल के ढक्कन को खुला पाया था और चलते चलते उसने उसे बंद कर दिया था। और उसके उस बयान का क्या मतलब था कि वो बैठक में ये देखने गई थी कि फूल ताजा हैं या नहीं? मैंने पूछा। अरे वो बात तो मैंने कभी गंभीरता से सोची ही नहीं। वो तो साफ साफ एक बहाना था जो जल्दी में उस औरत ने गढ़ दिया था अपनी मौजूदगी की सफाई देने के लिए। मैंने इस बात को संभव माना था कि उसकी घबराहट शायद इस वजह से थी कि वो सिल्वर टेबल से छेड़छाड़ करती रही थी। लेकिन अब हमें किसी और कारण की तलाश करनी चाहिए। जी हां, मैंने कहा, हमें यह सोचना चाहिए कि वो किससे मिलने गई थी और क्यों। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर मुझे याद आया, अरे हां, मेरे पास आपके लिए मेरी बहन का संदेश भी है। रॉल्फ पैटन के बूट काले थे, भूरे नहीं। ओह, ये तो अफसोस की बात है, पॉयरो ने खेद के साथ कहा। वो काफी निराश दिखाई दे रहा था। फिर उसने एक नए विषय पर बात शुरू कर दी। वो घर का प्रबंध करने वाली मिस रसेल, वो शुक्रवार को सुबह आपसे सलाह लेने आई थी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपकी बातचीत किस बारे में हुई थी? मेरा मतलब है डॉक्टरी सलाह को छोड़कर। जी हां, बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैंने कहा। जब डॉक्टरी सलाह वाली हमारी बात पूरी हो गई तो हम कुछ मिनट तक जहर के बारे में बातें करते रहे। उनकी किस्मों पर, उन्हें पहचानने की आसानी या मुश्किल के बारे में, और नशीले पदार्थ लेने के बारे में, नशेड़ियों के बारे में, और ये सब खास करके कोकीन के बारे में, पॉयरो ने पूछा। मैं हैरान रह गया। आपको कैसे पता चला? उत्तर में उस छोटे कद के जासूस ने कमरे के दूसरी तरफ उस जगह का रुख किया जहां अखबार रखे हुए थे।
उसने मुझे शुक्रवार 16 सितंबर के डेली बजट अखबार का एक अंक लाकर दिखाया, जिसमें कोकीन की तस्करी के बारे में एक लेख छपा हुआ था। यही है वो लेख जिसने उसके दिमाग में कोकीन का ख्याल भर दिया था, उसने कहा। मैं अभी उसकी बात का मतलब ठीक से समझ भी नहीं पाया था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, दरवाजा खुला और जेफरी रेमंड अंदर आया। उसने हम दोनों का अभिवादन किया। फिर वो पॉयरो से बोला, मिस्टर पॉयरो, ये दूसरी बार है जब आज सुबह मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता था। शायद मुझे अब चलना चाहिए, मैंने थोड़ा अटपटे अंदाज में कहा। अरे मेरी वजह से मत जाइए डॉक्टर, बात यह है कि मुझे कुछ कबूल करना है, रेमंड ने कहा। सचमुच? कहिए, पॉयरो ने नम्रता से कहा। दरअसल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मिस्टर पॉयरो, लेकिन सच पूछिए तो कल दोपहर ही से मेरी आत्मा मुझे कोंचती रही है। आपने हम सब पर कुछ ना कुछ छिपाने का आरोप लगाया था। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। कोई ऐसी बात है जो मैंने बताई नहीं है। और वो क्या है मिस्टर रेमंड? जैसा कि मैंने कहा, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। बात बस इतनी है, मेरे ऊपर काफी कर्जा था और मिस्टर एक्रॉयड की वसीयत में मुझे जो पैसे देने की बात थी वो बड़े मौके पर आई। 500 पाउंड से मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा और कुछ बच भी जाएगा मेरे पास। इतना कहकर वो बड़े ही आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और फिर से बोला, आप तो जानते ही हैं कि ये सब कैसे होता है। उन पुलिस वालों के आगे अगर मैं ये कहता कि मुझे पैसे की तंगी थी तो वे इसका गलत ही मतलब निकालते, लेकिन मैं सचमुच बेवकूफ था, क्योंकि ब्लंट और मैं 9:45 के बाद से बिलियर्ड रूम में थे। इसलिए मेरे पास पक्का सबूत है कि मैं उस वक्त कहाँ था। डरने फिक्र करने की मेरे लिए कोई बात ही नहीं थी। फिर जब आपने बात छिपाने के बारे में कहा तो मेरी आत्मा मुझे कचोटती महसूस हुई और मैंने सोचा कि इस बोझ को दिमाग से उतार ही दूं। तुम काफी समझदार हो, पॉयरो ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाते हुए कहा। अब देखो, जब मुझे मालूम होता है कि कोई मुझसे कुछ छिपा रहा है तो मुझे शक होता है कि छिपाई गई बात सचमुच बहुत बुरी होगी। तुमने एकदम ठीक किया। मुझे खुशी है कि मैं शक से बरी हो गया। इतना कहकर रेमंड हंस दिया। अब मैं चलता हूं। सेक्रेटरी के जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने कहा, ओ तो ये था मामला। हाँ, पॉयरो ने सहमति प्रकट की। एक मामूली सी चीज, लेकिन अगर वो बिलियर्ड रूम में ना होता तो कौन जानता है दुनिया में कितने जुर्म 500 पाउंड से कम के लिए भी किए गए हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आदमी को तोड़ने के लिए कितनी रकम काफी है। ये तुलना की बात है। क्या आपने कभी सोचा है दोस्त कि मिस्टर एक्रॉयड की मौत से उस घर में बहुत से लोगों को फायदा होने वाला था। मिसेस एक्रॉयड, मिस फ्लोरा, रेमंड, मिस रसेल। सिर्फ एक ही ऐसा है जो इनमें नहीं है, मेजर ब्लंट। उस नाम को लेते समय उसका लहजा इतना अजीब था कि मैंने चौंक कर निगाहें ऊपर उठाईं। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई दोस्त, मैंने कहा। जिन पर मैंने आरोप लगाया उनमें से 2 ने तो मुझे सच बता दिया है। आपका ख्याल है कि मेजर ब्लंट के पास भी छिपाने के लिए कुछ है? मैंने कुछ हैरानी से पूछा। पॉयरो ने बेपरवाही से कहा, इसके बारे में एक कहावत है, अंग्रेज सिर्फ एक चीज छिपाते हैं, अपना प्यार। और मुझे कहना ही होगा कि मेजर ब्लंट बातें छिपाने में ज्यादा माहिर नहीं है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम जल्दबाजी में किसी गलत नतीजे तक तो नहीं पहुंच रहे हैं। हम ये मानकर बैठ गए हैं कि मिसेस फेरर्स को ब्लैकमेल करने वाला ही मिस्टर एक्रॉयड का हत्यारा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत रास्ते पर हों? पॉयरो ने जोर से सिर हिलाया। बहुत अच्छे, मैं यही सोच रहा था कि यह ख्याल आपको कब आएगा। निश्चय ही ऐसा संभव है, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि वो पत्र वहां से गायब हो गया था। तो भी जैसा कि आपने कहा, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हत्यारा उसे ले गया। जब आपने पहले पहल लाश को खोजा तो हो सकता है आपके अनदेखे में पार्कर ने चिट्ठी ले ली हो। पार्कर ने? हाँ, पार्कर ने। मैं हमेशा घूम फिरकर पार्कर पर लौट आता हूं। हत्यारे के रूप में नहीं, हत्या उसने नहीं की ये तो तय है, लेकिन उससे ज्यादा और कौन हो सकता है वो रहस्यमय बदमाश जो मिसेस फेरर्स को ब्लैकमेल कर रहा था। हो सकता है मिस्टर फेरर्स की मौत के बारे में उसे किंग्स पैडॉक के नौकरों में से किसी से जानकारी मिली हो। किसी आम मेहमान जैसे ब्लंट की अपेक्षा
पार्कर को यह जानकारी पता लगने की संभावना ज्यादा है। मैंने स्वीकार किया। हाँ, हो सकता है पार्कर वो चिट्ठी ले गया हो। ये तो मैंने बाद में गौर किया था कि वो गायब हो गई थी। कितनी देर बाद? ब्लंट और रेमंड के कमरे में आने के बाद या उससे पहले? मैंने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। ठीक ठीक तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले। नहीं, बाद में। हाँ, मुझे लगभग यकीन है कि बाद में। इससे 3 लोग हमारे शक के दायरे में आ जाते हैं, पॉयरो ने सोचते हुए कहा। लेकिन संभावना सबसे ज्यादा पार्कर की ही लग रही है। मेरे मन में एक प्रयोग करने का विचार है। क्या इरादा है मित्र? मेरे साथ फर्नली चलेंगे? मैं राजी हो गया और हम लोग फौरन चल दिए। पॉयरो ने मिस एक्रॉयड से मिलने की इच्छा प्रकट की और जल्दी ही फ्लोरा हाजिर हो गई। पॉयरो ने उससे कहा, मिस फ्लोरा, मुझे आपको एक राज की बात बतानी है। मैं अब भी पार्कर के निर्दोष होने का कायल नहीं हो पाया हूं। मैं आपकी मदद से एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। मैं उस रात की कुछ कारगुजारियों को फिर से पेश करना चाहता हूं, लेकिन हमें उसको बताने के लिए कुछ होना चाहिए। आहा, मिल गया। मैं तसल्ली करना चाहता हूं कि उस छोटी सी लॉबी की आवाजें टेरेस पर सुनी जा सकती हैं या नहीं। अब घंटी बजाकर पार्कर को बुलाइए। घंटी बजाई गई और जल्दी ही बटलर हाजिर हो गया। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ पार्कर, मेरे दिमाग में एक छोटा सा प्रयोग है। मैंने मेजर ब्लंट को स्टडी की खिड़की के बाहर टेरेस पर खड़ा कर दिया है। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या वहां कोई उस रात लॉबी में मिस एक्रॉयड और तुम्हारे बीच हो रही बातचीत को सुन सकता था या नहीं। मैं वो पूरा सीन दोबारा से पेश करना चाहता हूं। क्या तुम वो ट्रे या जो भी तुमने हाथ में ले रखा था उसे लेकर आओगे? पार्कर चला गया और हम स्टडी के दरवाजे के बाहर लॉबी में आ गए। जल्दी ही हमने बाहर के हॉल में खनखनाहट की आवाजें सुनी और पार्कर एक ट्रे पर सोडे का साइफन, विस्की की बोतल और 2 गिलास रखकर चला आया। 1 मिनट, पॉयरो ने अपना हाथ उठाया और उत्तेजित स्वर में चिल्लाया, हमें सब कुछ कायदे से चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन हुआ था। यह मेरा काम करने का तरीका है। मैं जानता हूं सर, पार्कर ने कहा। इसे अपराध का फिर से अभिनय कहते हैं, है ना सर? पॉयरो के निर्देशों का पालन करने के लिए वो बड़ी ही विनम्रता से तत्पर खड़ा हुआ था। पॉयरो उत्साह से चिल्लाया, आहा, हमारा पार्कर तो सब कुछ जानता है। उसने इन बातों के बारे में पढ़ा है। अब हमें सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक चाहिए। तुम बाहरी हॉल से आए इस तरह। मैडम उस वक्त कहां थी? जी मैं यहां थी, फ्लोरा ने स्टडी के दरवाजे के ठीक सामने अपनी जगह लेते हुए कहा। बिल्कुल ठीक सर, पार्कर ने पुष्टि की। मैंने अभी अभी दरवाजा बंद किया था, फ्लोरा ने अपनी बात जारी रखी। हाँ मिस फ्लोरा, आपका हाथ अभी भी हैंडल पर था। तो अब चलो, वो छोटा सा खेल मुझे करके दिखाओ। फ्लोरा अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखकर खड़ी हो गई और पार्कर हाथ में ट्रे लिए हॉल की तरफ से दरवाजे को पार करता हुआ आया। दरवाजे के ठीक अंदर आकर वो रुक गया। फ्लोरा बोली, ओहो पार्कर, मिस्टर एक्रॉयड चाहते हैं उन्हें आज रात दोबारा परेशान न किया जाए। क्या ये ठीक है? उसने धीमी आवाज में जोड़ा। जहां तक मुझे याद है मिस फ्लोरा, मेरे ख्याल में आपने रात की बजाय शाम शब्द कहा था, पार्कर ने कहा। फिर कुछ नाटकीय अंदाज में अपनी आवाज ऊंची करता हुआ बोला, बहुत अच्छा मिस, क्या मैं रोज की तरह सब कुछ बंद कर दूं? हाँ पार्कर। पार्कर दरवाजे से होकर चला गया। फ्लोरा उसके पीछे गई और मुख्य जीने पर चढ़ने लगी। फिर उसने पलटकर पॉयरो से पूछा, क्या इतना काफी है? शानदार, पॉयरो ने हाथ मसलते हुए कहा। अच्छा ये बताओ पार्कर, क्या तुम्हें यकीन है कि उस रोज ट्रे पर 2 गिलास ही थे? दूसरा किसके लिए था? मैं हमेशा 2 गिलास लाता हूं सर, पार्कर ने कहा। क्या आपको और भी कोई काम है? नहीं शुक्रिया, तुम जा सकते हो। पार्कर चला गया। पॉयरो त्योरियां चढ़ाए हुए हॉल के बीचों बीच खड़ा हो गया। फ्लोरा सीढ़ियां उतरकर हमारे पास आ गई। उसने पूछा, क्या आपका प्रयोग सफल रहा? मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि आप क्या समझे। पॉयरो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी समझ में सब कुछ आए ही, वो बोला। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या उस रात पार्कर की ट्रे पर 2 ग्लास ही थे? मुझे बिल्कुल याद नहीं है, उसने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि थे। क्या आपके प्रयोग का उद्देश्य ये था? पॉयरो ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और थपथपाया।
फिर वो बोला, इस बात को यूं समझो कि मेरी दिलचस्पी हमेशा ये जानने में रहती है कि लोग सच बोलेंगे या नहीं। और क्या पार्कर ने सच कहा? मेरा तो यही ख्याल है कि उसने सच कहा, पॉयरो ने कहा। कुछ मिनट बाद हम फिर से गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर लौट रहे थे। मैंने उत्सुकता से पूछा, गिलासों के बारे में उस सवाल का आपका क्या मतलब था? पॉयरो ने कंधे उचका दिए, फिर बोला, कभी कभी यूं ही कुछ कहना पड़ता है। वो सवाल किसी और सवाल जितना ही काम कर गया। मैं उसे देखता ही रह गया। उसने गंभीरता से कहा, चाहे जो भी हो मेरे दोस्त, मैं जो जानना चाहता था वो सब जान गया हूं। बस इस बात को यहीं खत्म करते हैं।